हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज हम क्लास 12 बैंकिंग बुक से पहली चैप्टर करने वाले हैं, कॉमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया। आसाम बोर्ड के लिए है ये चैप्टर। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना है ग्रोथ ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, जिसमें प्रेसिडेंसी बैंक, इंपेरियल बैंक, स्टेट बैंक और अदर बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट में हमें क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक, जिसमें कि शेड्यूल और नॉन शेड्यूल, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बारे में पढ़ना है। फिर थर्ड टॉपिक है हमारा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक एंड इट्स प्रोग्रेस, जिसमें लीडिंग बैंक स्कीम के बारे में पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक है हमारा बैंकिंग सिस्टम, जिसमें हमें ब्रांच बैंकिंग, फिर ब्रांच बैंकिंग और यूनिट बैंकिंग के बारे में देखेंगे, किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया गया है। उसके बाद ग्रुप बैंकिंग और चेन बैंकिंग के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये सब टॉपिक्स है जिसे हमें पढ़ना है। तो हम चैप्टर को पढ़ते भी रहेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखते रहेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा वो है प्रेसिडेंसी बैंक, इंपेरियल बैंक, स्टेट बैंक और कुछ बैंक्स के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया है क्या एक्चुअली में। तो कॉमर्शियल बैंकिंग का मतलब ये है कि बैंकिंग जो रेगुलेशन एक्ट था 1949, उसके अंतर्गत हमें ये पता चलता है कि बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। मतलब बैंक जो है वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स मनी, और उन्हें समय समय पर रीपे भी करना पड़ता है, वापस भी लौटाना होता है। और ये तुम्हारा चेक, ड्राफ्ट और कुछ दूसरे के बेसिस पे भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2007 में आ चुका है और फिर दोबारा आने की चांस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बारे में है, यानी कि आज़ादी के बाद बैंकिंग किस तरीके से था, कॉमर्शियल बैंक्स किस तरीके से ग्रो हुआ इंडिया में। तो स्पेशली ये 3 एक्ट के द्वारा हमें जाना जाता है। सबसे पहला जिसमें से है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम जो था वो एक डिस्टिंक्ट फीचर्स वाला सिस्टम था और ये कमी खलने लगी कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए या फिर ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए जिससे सिर्फ बैंकिंग कंपनीज़ को रेगुलेट किया जाए। तो उसके लिए बैंकिंग कंपनीज एक्ट आता है 1949, जिसको कि बाद में बदल के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1966 कर दिया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। फिर उसके बाद कुछ और अदर एक्ट्स आते हैं, जिसमें कि जैसे कि हो गया नाबार्ड, जो कि एक्ट आया था 1982 में। फिर एक्जिम बैंक एक्ट 1982 में, IRBI एक्ट 1985 में, NHB एक्ट 1988 में, SIDBI एक्ट 1989 में और IDBI एक्ट 1997 में। तो जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ी, जैसे जैसे लोगों को सुविधा देने के लिए कोशिश की गई सरकार द्वारा, तो ये एक्ट लाए गए। उसके बाद देखते हैं प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2001, 2005, 2010, 2012 में आ चुके हैं। तो प्रेसिडेंसी बैंक एक्चुअली में है क्या। तो सबसे पहला जो प्रेसिडेंसी बैंक गवर्नमेंट द्वारा स्थापित की गई थी वो है बैंक ऑफ कलकत्ता इन द ईयर 1806। फिर दूसरी और तीसरी बैंक प्रेसिडेंसी बैंक जो स्टेब्लिश की गई थी वो है बैंक ऑफ बॉम्बे इन 1840 और बैंक ऑफ मद्रास इन 1853। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट द इंपेरियल बैंक। तो इंपेरियल बैंक के बारे में शॉर्ट नोट हमें पता करना है। तो इंपेरियल बैंक क्या है। तो इंपेरियल बैंक जो है ना, वो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक जिसको कि हमने अगले आंसर्स में पढ़ा था, उनको एमलगमेट कर दिया गया था, यानी कि मर्ज कर दिया गया था और उसके बाद ये बन गया था इंपेरियल बैंक। इसका फंक्शंस क्या था, ये एक्सेप्ट करता था डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स यानी कि लोन्स प्रोवाइड करवाता था, एडवांस देता था, और डिपॉजिट जो भी जमा करते थे लोग उसको सेफ रखा करते थे। और ये तीसरा पॉइंट है एक्टिंग एज अ सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन मैनेजिंग करेंसीज एंड रेगुलेटिंग मनी मार्केट रेट्स। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2000 में आया था, 2004 में आया था, फिर 2009, 2011। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। ये कभी कभार पूछा जाता है कि शॉर्ट नोट लिखो या फिर उसके बारे में फंक्शंस लिखो या फिर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बताओ या फिर उसके ग्रोथ के बारे में बताओ। ये भी क्वेश्चन देखो कि कितनी बार आ चुका है, 2003 में, 2012 में, 1999 में, 2002 में, 2005 में और ये 2009 में। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो स्टेट बैंक ये एक्चुअली में हुआ क्या था
कि जिस तरीके से इम्पेरियल बैंक था, वो इम्पेरियल बैंक और जितने भी मतलब 10 मेजर स्टेट एसोसिएट बैंक थे उसको मिला के ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था। ठीक है, इसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे कि डायरेक्शन और ब्रांचेस, ये मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप लोग देख लेना। ठीक है, स्टेट बैंक के जो मेन फंक्शंस है वो है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, लोन ग्रांट करना, बिल को डिस्काउंट करना, है ना, एक्सेप्ट सेफ डिपॉजिट, और भी लॉकर फैसिलिटी, और भी बहुत कई सारे इसके फंक्शंस हैं। तो ये फंक्शंस भी अच्छी तरीके से याद कर लेना। फिर इसके अचीवमेंट्स कुछ कुछ बताए गए, एसबीआई के अचीवमेंट्स कुछ कुछ अचीवमेंट्स जैसे कि एक्सटेंशन ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज़, रूरल बैंकिंग, है ना, स्टेबलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, लोन टू स्मॉल इंडस्ट्री, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स, हेल्प टू इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स किसके? शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक, प्राइवेट और पब्लिक बैंक के बारे में। तो शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी कई बार पूछा जा चुका है ये शेड्यूल बैंक के बारे में। तो कभी कभार आपको बोलेगा कि व्हाट इज़ शेड्यूल बैंक या फिर व्हाट इज़ शेड्यूल कमर्शियल बैंक, तो दो क्वेश्चन दोनों एक ही है। आप देख सकते हैं अभी कितनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसको आप अगर लगता है कि हार्ड है तो आप ये 2 पॉइंट याद कर लीजिएगा, तो इससे पता चल जाएगा कि जिसकी पेड ऑफ कैपिटल और रिजर्व जो है ना वो कम से कम एग्रीगेट वैल्यू नॉट लेस देन 5 लाख होनी चाहिए। अच्छा, अगर और डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो या फिर नोट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये रहा नॉन शेड्यूल बैंक। उसके बाद डिफरेंस अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। फिर पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में भी जानना ज़रूरी है कि पब्लिक सेक्टर बैंक वो होते हैं जो ओन किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, है ना, जैसे कि BSNL वगैरह हो गया। और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक होता है जो कि कोई पर्सनल इंडिविजुअल द्वारा ओन किया जाता है, जैसे कि टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, ये सब हो गया। फिर जाके हमें पढ़ना है कि डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो ये भी कई बार पूछा जाता है, ये 2002-4 में आया होता। तो ओनरशिप के बेसिस पे हम लोग अलग कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक। जो पब्लिक यानी कि लोकल गवर्नमेंट द्वारा ओन किया जाए उसे पब्लिक सेक्टर, जो प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा ओन किया जाए उसे हम लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक कहते हैं। नंबर, है ना, नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, फिर ऑब्जेक्टिव्स, क्लासिफिकेशन, तो इन सारे कई मापदंडों से हम लोग पता लगा सकते हैं। फिर उसके बाद पूछा गया है कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक एंड इट्स प्रोग्रेस के बारे में। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन इन इंडिया, तो इसको आप इन 4 पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, टू रिमूव कंट्रोल बाय ए फ्यू बैंक, है ना, टू प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड स्मॉल इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट, टू गिव प्रोफेशनल बैंक टू मैनेजमेंट, टू एनकरेज न्यू क्लासेस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे और है, जैसे कि गिव आर्गूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट बैंक नेशनलाइजेशन। तो बैंक जो नेशनलाइज हुआ उसके खिलाफ और उसके साथ कुछ पॉइंट्स दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं उसके फेवर में जो कि पॉइंट्स हैं ना, तो ओनरशिप और कंट्रोल। तो ये जो कंट्रोल किया जाता है वो बड़े लोगों या फिर बड़े बड़े अधिकारी या फिर शेयर होल्डर्स, बिग शेयर होल्डर्स कंट्रोल करते हैं होल वर्किंग बैंकिंग सिस्टम को। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। फिर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड पावर, फिर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द स्मॉल बिजनेस, फिर इंडिफरेंस टू एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर ये पॉइंट है सेफ्टी ऑफ डिपॉजिटर्स। उसके बाद अगर आर्गूमेंट्स देखें अगेंस्ट द बैंक नेशनलाइजेशन, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि डिडक्शन इन एफिशिएंसी, नो कंट्रोल ऑन मोनोपोली बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, है ना, रिक्सी हो जाता है, लेंडिंग टू एग्रीकल्चर्स, नो नीड ऑफ सिक्योरिटी टू ऑफ डिपॉजिट्स, बर्डन ऑफ कंपनसेशंस। फिर उसके बाद हमें बताया गया है कि कुछ अचीवमेंट्स बताइए जो कि बैंक्स और पोस्ट नेशनलाइजेशन पीरियड, पोस्ट नेशनलाइजेशन के बाद हुआ। तो ये सारे कुछ बैंक्स के बारे में बताया गया यहाँ पे, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, जिसमें लीड बैंक स्कीम, ब्रांच एक्सपेंशन के बारे में बताया गया है, यानी कि कई सारे ब्रांचेस खोले गए। फिर उसके बाद कवरेज ऑफ रूरल एरियाज, रिडक्शन ऑफ रीजनल इम्बैलेंस, एक्सपेंशन ऑफ बैंक डिपॉजिट्स। तो ये सब सारे जो है ना अचीवमेंट्स है। फिर क्रेडिट एक्सपेंशन हो गया, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट इसी में पॉइंट है फाइनेंस से रिलेटेड,
तो ये सारे कुछ पॉइंट्स है, आप देख लेना। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ज़रूर, या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कितनी बार आए गए ये। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन इन इंडिया, है ना। तो ये मैंने पहले ही बता दिया है। उसके बाद जो है हमारा वो लीडिंग स्कीम के बारे में है। तो लीडिंग स्कीम के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना है। तो लीडिंग स्कीम एक्चुअली में है क्या और ये किस तरीके से बेनिफिट पहुंचाता है। तो बेनिफिट्स पहुंचाने वाला मैंने येलो कलर से मार्क करके रखा है। ये सब सारे आप पॉइंट पढ़ लेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। फिर बैंकिंग सिस्टम के बारे में है। बैंकिंग सिस्टम में ब्रांच, यूनिट, ग्रुप और चेन बैंकिंग के बारे में पढ़ना है स्पेशली हमें। तो एक्चुअली में ब्रांच बैंकिंग है क्या। तो ब्रांच बैंकिंग इज अ सिस्टम ऑफ बैंकिंग थ्रू विच बैंकिंग एक्टिविटीज कैरी नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये क्या है, नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस, यानी कि बहुत कई सारे ब्रांचेस से ऑपरेट किया जाता है इस बैंकिंग सिस्टम को। विद इन ए कंट्री है एक्चुअली में, ठीक है। तो उसके बाद मेरिट्स पूछा गया कि ब्रांच बैंकिंग का मेरिट्स क्या है। तो इसका मेरिट जो है वो लार्ज स्केल ऑपरेशन है, क्योंकि ज़्यादा ब्रांच होगा तो ऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा होगा, है ना। उसके बाद इसके अंदर ये कई पॉइंट्स को आपको पढ़ना होगा। फिर स्प्रेडिंग रिस्क को कमा देता है ये, रिस्क को स्प्रेड करता है। तो नो डेंजर ऑफ फेलियर ऑफ बैंक कंसर्न। इकोनॉमी में कैश रिजर्व मेंटेन करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंट फंड्स। फिर इक्वलिटी इन इंटरेस्ट रेट। डीमेरिट्स भी कुछ हैं, तो डीमेरिट्स को देखते हैं। तो डीमेरिट्स में से सबसे पहला डीमेरिट्स है प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट। तो बहुत ज़्यादा ब्रांच होगा तो प्रॉब्लम ऑफ कोर्स होगा। लैक ऑफ इनिशिएटिव, पॉसिबिलिटी ऑफ मोनोपोली हो सकता है, रीजनल इम्बैलेंस हो सकता है, एडवर्स लिंकेज भी हो सकता है, फिर डुप्लीकेसी ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज़ और एक्सपेंसिव भी हो सकता है। यूनिट बैंकिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया है कि यूनिट बैंकिंग सिस्टम क्या है। तो यूनिट बैंकिंग सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें ऑपरेशन ऑफ ए बैंक क्या होता है, वो सिंगल ऑफिस से लोकेटेड होता है इन ए पर्टिकुलर एरिया। और वो ब्रांच बैंकिंग में क्या था, कई सारे ब्रांच होते थे, इसमें यूनिट बैंकिंग में सिर्फ एक ही ब्रांच होते। तो ये सबसे बड़ा ये है। अच्छा, उसके बाद अगर यूनिट बैंकिंग के अगर एडवांटेजेस के बारे में बात की जाती है, तो एक्चुअली ये PDF थोड़ा सा ये हो गया, आप एडजस्ट कर लीजिएगा कि क्या मेरिट्स क्या क्या है। इसमें मेरिट्स ये है कि आप डिसकंटिन्यूस कर सकते हैं ऑफ एफिशिएंट ब्रांचेस, चेक कर सकते हैं आप इंफॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी, नो डिले इन बैंकिंग बिजनेस, क्योंकि बैंक एक ही ब्रांच है तो डिले नहीं होता है, इनिशिएटिव इन बिजनेस। तो कई सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो ग्रुप ब्रांचिंग के या फिर सॉरी ब्रांच बैंकिंग के आप उल्टा कर दे तो यूनिट ब्रांचिंग का पॉइंट्स बन जाता है। फिर डिसएडवांटेजेस के बारे में बताना है कि यूनिट बैंकिंग सिस्टम में किस तरीके से ये डिसएडवांटेजेस फैलाता है। तो सबसे पहला जो है ना, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, इनेबिलिटी टू फेस क्राइसिस, नो बैंकिंग डेवलपमेंट इन बैकवर्ड एरियाज, क्योंकि एक ही ब्रांच होता है तो फिर बैकवर्ड एरियाज में कैसे जाए, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, और लास्ट में 2 पॉइंट कॉस्टली रेमिटेंस ऑफ फंड्स, इनइक्वलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। फिर यहाँ पे मैंने ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार आ चुका है ब्रांच बैंकिंग और यूनिट बैंकिंग के बारे में। तो इसे अच्छी तरीके से ये पॉइंट्स को पढ़ लेना है आपको, ठीक है। बहुत इजी वे में लिखा गया है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। फिर लास्ट है हमारा ग्रुप बैंकिंग के बारे में। तो ग्रुप बैंकिंग एक्चुअली है क्या, जब 2 या फिर 2 से ज़्यादा बैंक्स है ना आर डायरेक्टली ओन्ड एंड कंट्रोल डायरेक्टेड बाय कॉर्पोरेशन एसोसिएशंस, इट इज़ नॉन एज ग्रुप बैंकिंग। तो इसमें भी 2 पॉइंट्स आपको पढ़ना है, हो जाएगा आपको 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे तो, या फिर ज़्यादा पढ़ना है तो आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। इसके डिफेक्ट्स और मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों ही दी गई है ना, ये एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये पढ़ सकते हैं आप, और डिफेक्ट्स या फिर डिसएडवांटेज जो है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर चेन बैंकिंग के बारे में पूछा गया है। तो चेन बैंकिंग क्या है, तो चेन बैंकिंग इज सिस्टम वेयर एन इंडिविजुअल ग्रुप और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ ए फैमिली कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ 2 और मोर बैंक्स, यानी कि कोई एक इंडिविजुअल कंट्रोल करेगा या फिर उसके फैमिली मेंबर्स कंट्रोल करेंगे 2 या 2 से ज़्यादा बैंक्स, और उसमें क्या था, कई सारे बैंकों को कंट्रोल किया जाएगा कई सारे लोगों द्वारा। तो ये दोनों में डिफ्रेंशिएशन है, तो ये डिफ्रेंशिएशन भी आपके ज़रूरी है। फिर एट द एंड आपको डेफिनेशन पढ़ना है बैंक के बारे में। तो एक डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, बैंक क्या है। बैंक इज ए मैन्युफैक्चर ऑफ क्रेडिट एंड मशीन फॉर फैसिलिटिंग एक्सचेंज। और ये सब कुछ कई क्वेश्चन है लास्ट में, आप चाहे तो आप देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉडर्न कमर्शियल बैंक किस तरीके से है, ये भी कई साल आ चुका है। इसमें आप फंक्शंस अगर पढ़ ले तो काफ़ी रहेगा, जिसमें से आपका
प्राइमरी फंक्शन आ जाता है। प्राइमरी फंक्शन में सारे बैंक्स लगभग एक जैसे ही होते हैं, जैसे कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, सेविंग डिपॉजिट होता है, इसमें फिक्स डिपॉजिट होता है, करंट डिपॉजिट होता है। फिर लेंडिंग मनी में आपका क्या आ जाएगा, लेंडिंग मनी में पैसा देना ना, टर्म लोन हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ हो गया, तो ये सब, या फिर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, क्रेडिट क्रिएशन हो गया, तो ये सब बैंक द्वारा प्रोवाइड की जाती है फैसिलिटीज। सेकेंडरी फंक्शंस में आपका एजेंसी फंक्शंस हो गया, फिर जनरल यूटिलिटी फंक्शंस में आपका लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, कलेक्शन ऑफ डाटा हो गया ना, कस्टोडियल वैल्यूएबल गुड्स हो गया, ट्रैवल चेक्स हो गया। तो ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने के साथ साथ आपको समझ में भी आया होगा। कोई भी सब्जेक्ट को रिलेटेड लेके अगर आपको चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर एक्सप्लेनेशन, चाहे वो कॉमर्स की हो चाहे वो आर्ट्स की हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं जल्द ही उसका वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।